रवीना का देवर मोहित सरकारी अफसर बन गया तो घर में उसके लिए रिश्तों की बाढ़ आ गई। किसी किसी दिन तो एक साथ दो दो लड़की वाले आकर बैठ जाते, अपनी अपनी बेटियों की प्रशंसा के पुल बांधते, लड़की देखने का प्रस्ताव रखते और विभिन्न कोणों से खींची गई लड़की की दो चार रंगीन तस्वीर थमाकर उम्मीदें बांधकर चले जाते। लेकिन रवीना के समझ में नहीं आ रहा था किन रंगीन तस्वीरों के समूह में से किस लड़की को अपनी देवरानी बनाए, किसे पसंद करे, क्योंकि सभी तस्वीरें एक से बढ़कर एक फिल्म अभिनेत्रियों जैसी थी। इसलिए उसने अपने पति रमेश से इस बारे में बात की तो उसने भी कह दिया कि मोहित से ही पूछ लो, शादी उसे करनी है तो लड़की भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। इतना बोलकर रमेश अपने लैपटॉप में लग गया। रवीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसके सास ससुर भी नहीं थे, इसलिए देवर की शादी की जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी थी। और वैसे भी मोहित को माँ जैसा प्यार और भाभी जैसा साथ रवीना ने ही दिया था। इसलिए कुछ सोचकर रवीना ने सारी तस्वीरें बाहर आकर मोहित के सामने रख दी तो मोहित ने उड़ती सी नज़रें डालकर सभी तस्वीरें सामने से हटा दी और बोला, जो लड़की आपको पसंद आई उसी को बहू बनाकर ले आओ भाभी, मुझे लड़की के रंग रूप से क्या लेना देना। जो लड़की मेरी माँ समान भाभी की सेवा व सम्मान कर सके और दोनों भाइयों में फूट ना डलवाए, सुख का नया संसार बनाने में मदद करें, वही मुझे स्वीकार होगी। लेकिन तस्वीर से कैसे पता लग सकता है कि लड़की का स्वभाव कैसा है? गुणों के साथ सुंदरता भी तो होनी चाहिए ना। बहू घर की शोभा होती है। रवीना सोचती रह गई। मोहित और रमेश ने तो गृहस्थी के अन्य कामों की तरह लड़की पसंद करने की जिम्मेदारी भी रवीना के कंधों पर ही डाल दी तो उसने भी सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर छांटकर मोहित को जबरदस्ती लड़की देखने भेज दिया। मोहित ने लौटकर बताया कि लड़की के सामने के दांत काफ़ी चौड़े चौड़े लग रहे थे। हंसने पर पूरी बत्ती सी बाहर आ जाती थी। दो जगह रवीना ने अपने पति रमेश को भेजा, पर वो दोनों लड़कियां भी पसंद नहीं आई। दो चार जगह रवीना भी मोहित और रमेश को अपने साथ लेकर लड़की देखने गई, पर जो बात तस्वीरों में थी वो लड़कियों में नहीं थी। तस्वीरों और प्रमाण पत्रों के आधार पर कोई लड़की कैसे पसंद की जा सकती थी। इसलिए झुंझलाकर रवीना ने तस्वीर वापस भेज दी, क्योंकि जगह जगह लड़की देखने जाकर लड़की वालों को परेशान करना भी उचित नहीं था और अपना वक्त भी बर्बाद हो रहा था। घर में बच्चे भी अकेले दुखी हो जाते। अब तो रवीना को लड़की पसंद करने का काम पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा था। कुछ दिन ऐसे ही शांति से बैठे रहे। तभी एक दिन एक सज्जन अपनी भांजी का रिश्ता लेकर आए। एक सीधी सादी तस्वीर, बस ना प्रमाण पत्रों की गठरी, ना प्रशंसा के पुल और ना दहेज का लालच। लड़की इसी शहर में इंजीनियरिंग कर रही थी। ये सुनकर रमेश भी खुश हो गया, ताकि घर में दो पैसे आएंगे। मोहित से पूछा तो उसने वही वाक्य दोहरा दिए कि लड़की भाभी की पसंद की होनी चाहिए। तो रमेश और रवीना लड़की देखने चले गई। लड़की का नाम महक था। उसने अपने व्यवहार, सुघड़ता व भोलेपन से उन दोनों का मन मोह लिया। रमेश के इशारे पर रवीना महक को अंगूठी भेंट कर रिश्ता पक्का कर आई और कुछ ही दिनों में सादे समारोह से विवाह संपन्न हो गया। महक का मधुर स्वभाव और अच्छा व्यवहार देखकर मोहित भी रवीना की प्रशंसा करता और कहता कि मैं जानता था कि भाभी मेरे लिए लाखों में से एक छांट कर लाएगी। महक मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। रवीना भी खुश थी कि चलो, देवर ने उसका मान तो रखा। महक ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाने का प्रयास किया तो उसकी नौकरी
एक स्थानीय कंपनी में लग गई। उसने अपना पहला वेतन लाकर रवीना के हाथ में रखा तो रवीना ने नम्रता से कहा कि क्या ये अच्छा लगता है कि घर की बहू से खाने और रहने के पैसे लिए जाएं। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें घर में रहने खाने का पूरा अधिकार है। मोहित ने भी महक के वेतन को हाथ नहीं लगाया। उसने भी कह दिया कि पत्नी की कमाई खाकर क्या मैं मर्दों की जमात में सिर नीचा कर लूं? कायदे से तो मुझे तुम्हारा खर्च उठाना चाहिए। तभी रमेश ने महक को समझाया कि देखो बहू, तुम बचपन से अपने मामा के घर में पली बड़ी हो। उन्होंने तुम्हारे पालन पोषण, शिक्षा आदि का भार उठाया है। तुम्हारे मामा की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अपने वेतन से तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन भैया, मेरा इस घर के लिए भी तो कुछ फर्ज है, महक ने कहा। तो रमेश बीच में ही बोल पड़ा कि इस घर के खर्चे की चिंता मत करो, मैं इतना तो कमा लेता हूँ जिससे सबका खाना पीना चलता रहे। रमेश ने महक के नाम से बैंक में खाता खुलवा दिया और कह दिया कि जो भी पैसे बचते हैं वो अपने जमा करती रहो। कुछ दिन बाद जब मोहित ने भी घर में पैसे देने चाहे तो रमेश ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हें भी तो अपनी कोठी व कार खरीदने के लिए पैसे चाहिएंगे। एक अफसर होकर इस पुराने छोटे से घर में रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? अभी से रुपए जोड़ना शुरू करेगा तो वर्षों में जुड़ पाएंगे। तो महक की तरह फिर मोहित ने भी चुप रहना ठीक समझा। दोनों पति पत्नी कभी कभार कुछ नाश्ते का सामान, फल सब्जी वगैरह खरीद कर ले आते थे। 2 साल ऐसे ही हंसी खुशी बीत गई। 2 साल बाद जब महक गर्भवती हुई तो रवीना ने उसे ये कहकर सुबह का नाश्ता बनाने से भी रोक दिया कि पूरे दिन तो घर से बाहर ही रहती है, कम से कम घर में तो आराम मिल जाए। पूरे 9 महीने तक उसने महक को घर में कोई काम नहीं करने दिया। 9 महीने बाद महक माँ बनी तो उसके बेटे गोलू को पालने का पूरा भार भी रवीना ने अपने कंधों पर ले लिया। वो गोलू के सुसु पोटी के कपड़े भी हंसी खुशी धोती, जबकि महक और मोहित दोनों ने गोलू की देख रेख के लिए कोई आया रखने की पेशकश की। लेकिन रवीना ने मना कर दिया कि क्या ये उचित लगता है कि उसके रहते हुए गोलू आया की गोद में पले। नवजात शिशु के लालन पालन के लिए आया पर विश्वास भी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जरा सी असावधानी शिशु के लिए जानलेवा बन सकती है। तो 2 महीने के गोलू को जेठानी की गोद में सौंपकर निश्चिंत होकर महक फिर से अपनी कंपनी में जाने लगी। रवीना के 2 बच्चे हर वक्त गोलू के इर्द गिर्द मंडराते रहते। गोलू सभी के हाथों का खिलौना बन गया था। रमेश भी रात को दुकान से आकर गोलू को उछाल उछाल कर खूब हंसाता और अपने पूरे दिन की थकावट भूल जाता। इधर मोहित अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो चुका था कि अपने बेटे को गोद में लेकर दुलारने का वक्त भी नहीं निकाल पाता था। रवीना का बड़ा बेटा मयंक 2 बरस से लगातार इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता में बैठता था। मयंक की योग्यता देखकर सभी को उसकी प्रतियोगिता में आ जाने की उम्मीद थी, पर पता नहीं क्यों मयंक को इस बार भी असफलता ही मिली। दूसरी बार असफल होकर मयंक पूरी तरह से निराश हो उठा। उसका इंजीनियर बनने का सपना चकनाचूर होते देख उसका पढ़ाई से जी उचटने लगा। इधर बेटे को दुखी देखकर रवीना और रमेश का मन भी बेचैन रहने लगा, क्योंकि दोनों ही वर्षों से बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना देखते आए थे। लेकिन सपने क्या आसानी से सच हुआ करते हैं। घर में आर्थिक अभाव हो तो छोटे छोटे खर्चे भी पहाड़ मालूम पड़ने लगते हैं। मयंक के एक मित्र ने पैसे देकर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेने का प्रस्ताव रखा तो पहली बार रमेश को अपनी आर्थिक क्षमता का बोध हुआ कि कहाँ से लाएगा इतने पैसे।
फिर मयंक की पढ़ाई और छात्रावास का खर्चा कैसे पूरा कर सकेगा। फिर बेटी भी तो शादी योग्य होती जा रही थी और घर का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ हजारों का खर्चा। ये सोचकर ही रमेश दिन रात चिंता में रहने लगा। मयंक ने पहले तो पैसे देकर दाखिला लेने से इनकार कर दिया। उसकी नज़रों में पैसे देना रिश्वत देने के समान था। लेकिन जब उसने अपने मित्रों को पैसे देकर दाखिला लेते देखा तो वो भी तैयार हो गया। लेकिन जब रमेश ने रवीना से कहा कि वो मयंक की पढ़ाई का खर्चा उठाने में असमर्थ है तो चिंता के कारण रवीना की भूख प्यास मिट गई। उसने पहली बार पति के सामने जबान खोली और बोली, जब भाई को अफसर बनाया था तब उसका लाखों का खर्चा भारी नहीं लगा था आपको। आज मेरे बेटे की पढ़ाई बोझ लगने लगी है। उसकी बात सुनकर रमेश ने कहा, रवीना, मयंक अकेला तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी तो बेटा है। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब मोहित पढ़ रहा था तब घर में अधिक खर्चा नहीं था। मेरी दुकान में उस वक्त ज़्यादा आमदनी हुआ करती थी, तो फिर मोहित से मांग लो। हमने ही तो उसे पढ़ाया लिखाया है, क्या वो हमारे बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकता। रवीना ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तो रमेश बोला, मोहित के पास इस वक्त इतने रुपए नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने नई कार खरीदी है। तो फिर महक से मांग लो। देखो रवीना, मुझे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। महक क्या सोचेगी कि जेठ जिठानी 2 वक्त का साधारण भोजन खिलाते हैं और बदले में हजारों रुपए मांग रहे हैं। हो सकता है नाराज होकर वो लोग अलग घर में रहना शुरू कर दें। तुम्हें दूसरों की चिंता अधिक है, अपने इकलौते बेटे का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आखिर मयंक की पढ़ाई का क्या होगा। रमेश के पास अब रवीना की बात का कोई जवाब नहीं था। तो आक्रोश में भरी रवीना अंदर ही अंदर गीली लकड़ी की भांति सिलकती रही। उसके मन में बार बार एक ही विचार पनप रहा था कि क्या मोहित और महक का कोई फर्ज नहीं है। दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। क्या अपना खुद का खर्चा भी नहीं उठा सकते। उसे अपने ऊपर भी बेहद क्रोध आ रहा था कि क्या उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जब उसने महक को घर में खर्चा देने से रोक दिया था। पर उसने तो सिर्फ एक ही बार तो रोका था। महक ने दोबारा खर्चा देने की पेशकश क्यों नहीं की। वो घर की स्थिति से अनजान तो नहीं है। रुपयों पैसों की कमी के कारण त्योहार पर भी बच्चों के कपड़े नहीं बन पाए। वर्षों से रवीना मामूली सी साड़ियों में गुजारा कर रही है। क्या महक को ये सब दिखाई नहीं देता। रवीना का मन कर रहा था कि वो महक को खूब खरी खोटी सुनाकर मन की भड़ास निकाल ले। रूठ कर महक अलग हो जाएगी तो हो जाए, साथ में रहकर भी वो किसी का क्या भला कर रही है। कभी ये भी नहीं सोचती कि जेठानी को थकान लग रही होगी, चाय बनाकर पिला दे, थोड़ा बहुत घर के कामों में हाथ बटा दे, आते ही बिस्तर पर पसर जाती है। मोहित भी कौन सा दूध का धुला है। घर के खर्चे में वो हाथ बटाना चाहता तो क्या कोई उसका हाथ पकड़ लेता। सिर्फ एक बार झूठ मूठ का खर्चा देने का नाटक किया था। ये सब सोचकर रवीना को बहुत गुस्सा आ रहा था, परंतु गोलू का भोला भाला चेहरा देखते ही रवीना के विचार बदल गए। माँ बाप के स्वार्थ की सजा गोलू को क्यों मिली। अगर मोहित और महक अलग रहने लगे तो ये मासूम नौकरों का मोहताज बन जाएगा। इसकी परवरिश कैसे हो पाएगी। जैसे मयंक उसका बेटा है वैसे गोलू भी है। महक ने उसे जन्म दिया है तो क्या हुआ, ममता स्नेह दुलार देकर तो वही पाल रही है। ये सोचकर रवीना ने देवर देवरानी को इस बारे में अनभिज्ञ रखना ही उचित समझा। अकारण घर में कलह हो या वे दोनों कुछ गलत अर्थ लगा बैठें,
इसलिए उसने पैसों की कमी की या मयंक की पढ़ाई की, किसी भी प्रकार की चर्चा उनके सामने नहीं की। लेकिन पैसों की कमी की वजह से मयंक के मन को ठेस पहुंचाना भी उचित नहीं था। इसलिए रवीना ने यह सोचकर अपने सोने के आभूषणों को देने की ठान ली कि आभूषण बेटे से अधिक कीमती थोड़ी ना है। बेटे की खुशियों के लिए तो रवीना अपना जीवन तक बलिदान करने को तैयार थी। फिर बेजान आभूषण क्या मायने रखते। वो घर में सबसे छुपाकर आभूषण बेचकर रुपए ले आई। फीस और किराए का इंतजाम तो हो ही चुका था। मयंक के मासिक खर्च की इतनी फिक्र नहीं थी। जिस तरह से पेट काटकर मोहित को अफसर बनाया था, उसी प्रकार मयंक की पढ़ाई चल सकती है। लेकिन रमेश चकित रह गया कि रवीना के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। पर हकीकत जानने व समझने का वक्त नहीं था, क्योंकि मयंक के जाने में सिर्फ एक दिन का वक्त बचा था। बड़े उत्साह से रवीना मयंक के साथ रखने के लिए मट्ठी पापड़ तल रही थी। बेटे से लंबे अरसे तक अलग रहने के ख्याल से उसकी आंखें भर आईं। तभी कुछ देर बाद महक घर लौटी। वो आज बड़ी परेशान गंभीर लग रही थी। आते ही सिर थामकर कुर्सी पर बैठ गई। कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, ये सोचते हुए रवीना का दिल आकांक्षाओं से धड़क उठा। उसने हमेशा की तरह चाय बनाकर महक को दी तो वो फूट पड़ी। भाभी, आप मुझे कब तक पराया समझती रहेंगी? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या हुआ महक, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रवीना ने हैरानी से पूछा। तो महक बोली, भाभी, घर में पैसों की कमी थी तो मोहित से या मुझसे क्यों नहीं कहा? चुपचाप बाजार जाकर अपने आभूषण क्यों बेच आई? रवीना घबरा गई। आभूषण बेचने की बात कानों में पड़ने से कहीं मयंक पढ़ने का इरादा ना बदल डाले। उसने शीघ्रता से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर महक से चुप हो जाने का आग्रह करने लगी। मगर महक कहे जा रही थी कि वो तो अच्छा हुआ भाभी कि मेरे मामा जी ने आपको उस सुनार की दुकान से निकलते हुए देख लिया था। आपके निकलते ही वो सुनार के पास गई और सारी सच्चाई का पता चला तो मामा जी घबराए हुए मेरे पास पहुँचे। मुझे खूब लताड़ा कि मैं बहुत लापरवाह हूँ, घर का ध्यान नहीं रखती, जेठ जेठानी को पैसे नहीं दे सकती, घर में नौकरी वाली बहू लाने का उन्हें क्या लाभ रहा जब उनके दुख संकट में ही तूने उनका साथ नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, सचमुच मुझसे बहुत भारी भूल हो चुकी है। महक की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? बच्चों की तरह रोने बैठ गई। थकी हारी आई है, ले चाय पी, ठंडी हुई जा रही है। मैं आपके सभी आभूषण वापस ले आई हूँ भाभी। मेरे खाते में जितने पैसे जमा थे वो भी निकाल कर ले आई हूँ। आपने कभी कुछ नहीं मांगा, ना कभी रुपए लिए। मामा जी ने भी मुझसे कोई आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं की। अब बताओ भाभी, आखिर मैं इन पैसों का क्या करूँगी? महक ने रोते हुए कहा। तो रवीना बोली, अरे इतने ढेर सारे पैसे निकाल कर ले आई, ये क्या नादानी की तूने? रास्ते में कोई गुंडा पर्स पार कर देता तो इन सारे पैसों को वापस बैंक में जमा कर आना। तुम दोनों को अपनी कोठी भी तो बनवानी है। मेरे आभूषण ले आई, तेरा ये एहसान ही क्या कम है? भाभी, परायेपन की बात करोगी तो मैं फिर से रोना शुरू कर दूंगी। जिस तरह से गोलू आपका बेटा है, क्या उसी तरह मयंक मेरा बेटा नहीं है? आज के बाद मयंक की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं। तभी एहसानों के भार से रवीना का सिर झुका जा रहा था। वो भरे गले से बोली, तुम्हें भी तो रुपए चाहिए। अपने कड़े परिश्रम की कमाई हमारे ऊपर खर्च कर डालोगी तो तुम्हारा आलीशान घर कैसे बनेगा? ये पुराना घर किसी अफसर और इंजीनियर के रहने योग्य कहाँ है? ये सुनकर
महक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, बस करो भाभी, और कितना रुलाओगी? आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा मन नहीं लगेगा। गोलू भी आपके बिना नहीं रह पाएगा। अगर कभी आलीशान घर बनेगा तो हम सभी के लिए बनेगा। सब इकट्ठे रहेंगे। इतना सुनते ही रवीना ने बहते आंसुओं के साथ अपनी देवरानी को गले से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी गलतफहमियां ही रिश्तों में दरार डाल देती हैं, लेकिन अगर सच्चा अपनापन हो तो हर दरार को भर देता है। आज रवीना को लग रहा था कि इस पुराने मकान की दीवारें अब और अधिक मजबूत हो गई हैं, वरना उसने तो महक को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अगर वो सहनशीलता से काम ना लेकर महक से तकरार कर बैठती तो वर्षों से एक सूत्र में बंधा परिवार तिनके तिनके होकर बिखर जाता। लेकिन रवीना के धैर्य और महक के सच्चे अपनेपन से दोनों देवरानी जेठानी का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।